अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न इन एफबीआर। आप एफबीआर में अपनी जो सेल्स टैक्स रिटर्न है, जो मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न आपकी जाती है, उसको किस तरह फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं आईआरएस की तरफ। तो इस लिंक पे आपने आ जाना है, चाहे गूगल के थ्रू आ जाएँ, चाहे डायरेक्ट आईआरएस पे आ जाएँ। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, इस ये जो वार्निंग है इसको क्लोज़ करेंगे, ये क्लोज़ पे क्लिक करके। सब्सीक्वेंटली जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, यूज़र आईडी में जैसे आपको पता है कि आपका आ जाएगा सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड। जब आपने एनटीएन अपना बनाया होगा तब आपको पासवर्ड मिला होगा। तो सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ गया। आपके सबसे पहले नाम आ रहा होगा, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का नाम आ रहा होगा, कंपनी है तो कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा आ रहा होगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप आ रहा होगा, जो उसका पूरा नाम है। जब आपने एनटीएन बनाया था वो नाम पूरा आ रहा होगा। उसके बाद ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये आपके पास कुछ टैब्स हैं: रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन और अप टू इनवॉइस मैनेजमेंट। और आगे चलेंगे तो एमआईएस तक ये आपके पास टैब्स आ रहे हैं। इसमें आप जाएंगे डिक्लेरेशन पे। ये डिक्लेरेशन है, इसके साथ ये आप देख सकते हैं एरो बना हुआ है, ये ड्रॉप डाउन है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये जो ऑल ऑप्शंस है ये खुल जाएंगे। तो ये आपके पास सबसे पहले आ रहा है रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स, ओरिजिनल, सिंप्लीफाइड। तो आपने सिंप्लीफाइड पे नहीं जाना। सिंप्लीफाइड जो है वो सिंपली जो आपका विज़र्ड व्यू है उसके लिए। तो आप जाएंगे नीचे रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे। तो जैसे ही आप रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे आ जाएंगे तो ये आपके पास इस तरह की कुछ जो रिटर्न्स हैं उनके फॉर्मेट्स आ रहे होंगे। तो ये 3 कॉलम आ रहे हैं: सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, क्लासिक व्यू, नॉर्मल रिटर्न, सिंप्लीफाइड रिटर्न एंड सो ऑन। तो इसमें जो सेकंड कॉलम है इसके लास्ट पे आप आ जाएंगे, सेक्शन 26 सबसेक्शन 1, सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न फाइल वॉलंटरली। तो आपने इसको ओपन करना है। तो सिंपली मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डिक्लेरेशन पे क्लिक किया। उसके बाद मैं आ गया रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे। उसके बाद सेकंड कॉलम पे जाने के बाद मैंने क्लिक किया सेक्शन 26 सबसेक्शन 1, सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न फाइल वॉलंटरली। तो इस पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इस तरह की एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है टैक्स पीरियड। तो आपने हमेशा याद रखना है कि 99% केसेस में आपका जो टैक्स पीरियड है वो स्टार्ट होता है जुलाई से लेके जून तक। और जिस जून में ख़त्म हो रहा होता है वही उसका टैक्स पीरियड होता है या उसका टैक्स ईयर होता है। टैक्स पीरियड तो वैसे 1 मंथ का होगा। मैं टैक्स ईयर का आपको बता रहा हूँ कि टैक्स ईयर जिस जिस जून में ख़त्म होगा वही उसका टैक्स ईयर होगा। तो मेरा टैक्स ईयर है 2024। जैसे ही 2024 लिखूँगा तो ये देखें, जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक सारे पीरियड्स ही आपके पास ओपन हो गए। अब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ जी 1 माह की, यकम अप्रैल 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024। तो आपकी रिटर्न जाती है मंथली। और आपको आइडिया होगा कि हर माह की रिटर्न अगले माह की 18 तक उसकी जो ड्यू डेट होती है। तो मैं अप्रैल की रिटर्न कर रहा हूँ। आज आज डेट है जी 14 मई और इसकी ड्यू डेट है 18 मई। 18 मई को आपने इसको सबमिट करना है। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024। अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड गलत सेलेक्ट हो गया तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर लें सारे को, और इसको डिलीट करके आप दोबारा से अपना करेक्ट पीरियड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही पीरियड सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये देखें, ये आपके पास जो ड्राफ्ट रिटर्न है, ड्राफ्ट सेल्स टैक्स रिटर्न है, वो ओपन हो जाएगी। अब देखें रिटर्न के कितने पार्ट हैं। आमतौर पे रिटर्न के 2 पार्ट्स ही होते हैं यूजुअली, जिनसे आपका ज़्यादातर जो आपके 95% लोग हैं उनका कंसर्न होता है। तो एक है सेल्स टैक्स क्रेडिट और एक है सेल्स टैक्स डेबिट। जो आपका सेल्स टैक्स डेबिट है इसमें आपकी परचेजेज़ आ रही होती हैं। जो आपने परचेजेज़ क्लेम करनी है, ये वो आ रही होंगी। परचेज़ क्लेम का मतलब ये है कि आपने किसी पार्टी से परचेज़ की, किसी रजिस्टर्ड बंदे से। वो बंदा अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में उन परचेज़ को डिक्लेयर करेगा और वो परचेज़ जो है आपके पोर्टल में रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। लेकिन उसका एक तरीका है, उनको आपको क्लेम करना पड़ता है, उन परचेज़ को फेच करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है सेल्स टैक्स डेबिट। सेल्स टैक्स डेबिट में आप अपनी जो सेल्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड रेट है, मतलब कि 18% रिड्यूस रेट है जी। ऐसी सेल्स जिनका जो सेल्स टैक्स रेट है वो 18% से कम है, जीरो रेटेड जिन पे 0% सेल्स टैक्स लगता है, और एग्जाम्प्ट गुड्स जिन पे सेल्स टैक्स है ही नहीं। तो ये सारी इधर आ रही होती हैं। फिर आपकी एक्सपोर्ट्स हैं तो एक्सपोर्ट्स भी इधर आ रही होंगी।
सप्लाई ऑफ ब्रिक्स है, कोई आपका भट्टा-शट्टा है तो उसके लिए भी आपको आइडिया है कि उसकी जो है सेल्स टैक्स रिटर्न जाती है। मंथली बेसिस पे आपको फिक्स अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ योर एरियाज़, उनकी बेस पे फिक्स टैक्स लगता है, जिसमें बड़े-बड़े सिटीज़ लाहौर, कराची और इस तरह करके उन्होंने डिवाइज़ किए हुए एरियाज़ को। उसके बाद पेबल आ जाता है आपके पास। पेएबल में आपका इनपुट टैक्स एंड सो ऑन सारा कुछ इनपुट आउटपुट एडजस्ट होके जो भी आपकी लायबिलिटी निकलती है वो आ रही होती है। इनपुट टैक्स आपका आता है परचेजेस पे और आउटपुट टैक्स आता है आपका जो सेल्स पे, जो सेल्स आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसको एक दफ़ा कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया, मेरा कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स जो है वो पिछले महीनों का आ गया इधर। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड का ये मतलब है कि आपको आइडिया है कि जो इनपुट टैक्स है उसकी एडजस्टमेंट होती है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। तो ये उस केस में ये मेरा ओवर द पीरियड चलता आ रहा है। तो जी, ये हमारी डिस्कशन होगी सेल्स टैक्स क्रेडिट, डेबिट और पेबल पे। सेल्स टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बता दिया परचेजेस का, डेबिट मैंने आपको बता दिया सेल्स का, पेबल मैंने बता दिया जिसमें आपकी लाइबिलिटी कंप्यूट होती है। अच्छा, जैसे ही आपकी रिटर्न ओपन होगी सबसे पहले आपने क्लिक करना है कैलकुलेट पे। तो जैसे ही आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया, ये आपका क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। तो ये जो आपका क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड्स है, ये आता है आपका 90% की जो रिस्ट्रिक्शन है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की, उस वजह से। लॉ कहता है कि अगर आपकी परचेजेस पे जो आपने सेल्स टैक्स पे किया हुआ है वो ज़्यादा है और जो सेल्स है उस पे सेल्स टैक्स कम है, तो आपको एडजस्टमेंट मिलेगी 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। तो इसकी बेस पे जो आपका इनपुट टैक्स है, परचेजेस हमारी ज़्यादा थी प्रायर पीरियड में, तो इस वजह से ये ज़्यादा चलता आ रहा है। तो इसका कंसर्न ये है कि आपने 10% जो आपका सेल्स टैक्स है वो आपने पे करना ही करना है। जो सेल्स पे आपने सेल्स टैक्स डिक्लेयर किया हुआ है वो आपने डिक्लेयर करना ही करना है। मैं आपको बता दूं, जो आपकी सेल्स पे सेल्स टैक्स होता है उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं और जो आपकी परचेजेस पे सेल्स टैक्स होता है उसको आप कहते हैं इनपुट टैक्स। तो मैंने एक छोटी सी वर्किंग भी बनाई हुई है कि जो भी मैं कंप्यूटेशन करता हूँ मैं वर्किंग के बेसिस पे करता हूँ। तो मैं जो वर्किंग है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जी, ये एक छोटी सी वर्किंग है इस सेल्स टैक्स रिटर्न की, जिस पर्सन की मैं सेल्स टैक्स रिटर्न कर रहा हूँ ये उसकी वर्किंग है। अब ये वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल ईजी टू यूज़ है और वर्किंग बनाने का पर्पज़ ये है कि आपके पास सारा डाटा जो है मेंटेन हो रहा हो। आपको पता लग रहा हो इनिशियल स्टेजेस पे ही, जैसे मंथ क्लोज हो आपने वर्किंग बनाई तो आपको आइडिया हो रहा हो कि आपकी लाइबिलिटी कितनी निकलेगी, इस दफ़ा आपको सेल्स टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। तो जी, सेल्स टैक्स है 18% रजिस्टर्ड बंदे पे। जितने भी मेरे भाई सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं उनको आइडिया होगा। और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो उस केस में फर्दर टैक्स लग जाता है 4%। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करने के केस में आपका टोटल जो सेल्स टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 22%। मैंने आपको जैसे पहले बताया, जो सेल्स पे सेल्स टैक्स होता है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स और जो आपका परचेज पे सेल्स टैक्स होता है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। तो सेल्स की दो कैटेगरीज होती हैं, लोकल सेल्स होती हैं और इम्पोर्टेड सेल्स होती हैं। सेल्स को लॉ में कहते हैं सप्लाईज। तो लोकल सप्लाईज भी होती हैं और इम्पोर्टेड सप्लाईज भी होती हैं। लोकल का मतलब है कि आप लोकल खरीदते हैं और उसको सेल कर रहे हैं या लोकल बना के उसको सेल कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है इम्पोर्टेड आइटम्स। आपने इम्पोर्टेड गुड्स ली, आपने उनको सेल कर दिया। तो ये दो कैटेगरीज हैं, लोकल और इम्पोर्टेड। ऐसे ही परचेज में भी दो दो कैटेगरीज हैं, लोकल और इम्पोर्टेड। लोकल में आप रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हैं, आप फिनिश गुड्स भी खरीद सकते हैं। इम्पोर्टेड में आप रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हैं, फिनिश गुड्स भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल में जो आपने परचेजेस किए हैं, जो आपका प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, चाहे आपका पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का है, बीआरए का है, केपीकेआरए का है, किसी भी प्रोविंस में आपको पता है कि जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज आपकी टैक्स हो रही हैं रेलेवेंट प्रोविंसेस में। तो सर्विसेज में भी आपको इनपुट टैक्स मिल जाता है। तो जो आपने सर्विसेज क्लेम की हैं किसी प्रोविंस में, उनका भी आपको जो आपका इनपुट टैक्स है उसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिल जाती है एंड सो ऑन। कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ्स, ये आपका इनपुट टैक्स ही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये आपका पिछले माह का अक्यूमुलेट होके आता जा रहा है और ये आता रहेगा। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता, ये
आता रहेगा या कम होता रहेगा या ज़्यादा होता रहेगा 90% की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो चलता हूँ ऊपर जी। सेल्स की मैंने एट द रेट ऑफ 18%, लोकल सप्लाईज थी मेरी, और रजिस्टर्ड पर्सन को मैंने सेल की। तो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में सेल्स टैक्स है 18%। ये मेरी 13 लाख की सप्लाईज हैं और इस पे सेल्स टैक्स का रेट है 18%। तो ये मेरा सेल्स टैक्स इस पे बन गया 2,34,783। यही मेरी कोई 10-12 इनवॉइसेस हैं। इसके अलावा ना मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया, ना मेरी एग्जाम सप्लाईज हैं, ना मैंने कोई एक्सपोर्ट की है व्हाट्सएवर, ना ही मैंने कोई इंपोर्टेड फिनिश गुड्स हैं वो मैंने सेल की हैं, सारी लोकल ही हैं। तो ये मेरी टोटल सेल्स आ गई, ये आप देख सकते हैं 13 लाख, और ये 2,34,783। अच्छा जी, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का पर्पज़ ये होता है कि सपोज़ आपके कस्टमर को आपकी गुड्स पसंद नहीं आई, गुड्स फॉल्टी थी, गुड्स में कोई और इशू था, तो वो कहता है जी मैंने आपको ये गुड्स रिटर्न कर देनी है। तो जब वो गुड्स आपके पास वापस आ जाती हैं, आप इशू करते हैं क्रेडिट नोट, आप अपनी सेल को कम कर देते हैं। तो अभी ये सिस्टम है कि आपका जो एफपीआर है, जो आपका आईरिस पोर्टल है, वो आपको क्रेडिट नोट नहीं डालने दे रहा। वो बायर को कहता है जी बायर डेबिट नोट डालें। जब आपके पास गुड्स रिटर्न आ रही हैं, आपने क्रेडिट नोट डालना है, और जो बायर है उसने डेबिट नोट डालना है। वो डेबिट नोट इशू करेगा और आप क्रेडिट नोट इशू करोगे। जिस तरह सिंपली इनवॉइस है, ऐसे ही क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता है। तो पहले ये था कि जो आपका सप्लायर था, मतलब जैसे हम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, हमारे पास हमारी चीज़ें वापस आई हैं हमारे गोडाउन में, तो हमने एक क्रेडिट नोट इशू करना था। लेकिन अब लॉ ने उसको बार्ड कर दिया। लॉ ने तो नहीं किया, लेकिन जो आपका आईरस है उसने बार्ड कर दिया। अभी सिर्फ जो बायर है वो डेबिट नोट डालेगा अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में, और वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये इशू है कि सिर्फ बायर ही डेबिट नोट डाल सकता है। जिसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं, बायर उसको डेबिट नोट कहता है। तो बायर ही डेबिट नोट डाल सकता है अपनी रिटर्न में, और वो तभी हमारे पास अपीयर होना शुरू होगा। अच्छा जी, डेबिट नोट का मतलब ये है कि आपने सेल की, लेकिन आपने कहा जी कि इसकी वैल्यू गलत हो गई है, इनवॉइस की वैल्यू गलत हो गई है, इनवॉइस पे क्वांटिटी गलत लिखी गई है, रेट गलत लग गया। तो आप डेबिट नोट इशू करके अपनी इनवॉइस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो जो डेबिट नोट है, ये आपका जो सप्लायर है, जैसे हम सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, तो हम इशू कर सकते हैं, जिससे हमारी इनवॉइस की वैल्यू बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर इनवॉइस की। तो जी, ना कोई क्रेडिट नोट इशू है, ना कोई डेबिट नोट इशू है। तो ये मेरी जो नेट सेल्स हैं और सेल्स टैक्स, ये मेरा ये आ गया। उसके बाद इनपुट टैक्स पे चलते हैं। सिर्फ हमने रॉ मटेरियल खरीदे, 11 लाख की हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, और इस पे जो सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, 2,02,000 रुपये। फिनिश गुड्स हमने नहीं खरीदी। अच्छा जी, जो आपकी इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स हैं, जो आप इंपोर्ट करते हैं फिनिश गुड्स, उस पर 3% वैल्यू एडिशन टैक्स लगता है। तो जो फिनिश गुड्स हैं उसका सेल्स टैक्स बन जाएगा 18+3। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोविंशियल सर्विसेज आप क्लेम कर रहे हैं, सपोज कर लें कि आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई है अपनी बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई है। जो इंजीनियर है उसने चार्ज कर लिया जी 10 लाख की उसने इनवाइस दी है, 16% उसने सेल्स टैक्स लगाया है, तो वो जो सेल्स टैक्स है वो आप क्लेम कर लेंगे। तो जो भी आप सर्विसेज क्लेम कर रहे हैं, उनका आपको इनपुट टैक्स मिल जाएगा, प्रोवाइडेड डैट कि जो पंजाब है उसमें आपको क्लेम होता है 15%। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं उस पे सेल्स टैक्स है 15%, उससे नीचे वाला क्लेम नहीं होता। सिंध में 13 है, एंड सो ऑन, ऐसी डिफरेंट प्रोविंसेस का डिफरेंट है। जैसे आप एक पेंट बनाने वाली कंपनी है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेल करेंगे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपकी सर्विसेज हैं और वो प्रोविंशियल डोमेन में आ जाती हैं, तो उसका आपको इनपुट टैक्स मिल जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्योंकि कोई भी प्रोविंशियल हमने सर्विसेज क्लेम नहीं की, तो हमारा नहीं आ रहा होगा। अब मशीनरी जो है, मैंने इसको नीचे इस वजह से लिखा हुआ है, जो फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स पे जो 90% हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है इनपुट और आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट की, वो नहीं लगती। और ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को भी सेपरेट लिखा हुआ है, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये वैसे ही हमारा सेपरेट ही एक डोमेन है जो इलेक्ट्रिसिटी है जी। इस पे भी आपको इनपुट टैक्स मिलता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे गैस की सप्लाई हो, जो आपकी फैक्ट्रीज में लगी हुई हैं, उसका भी आपको इनपुट टैक्स मिलता है। कैरी फॉरवर्ड मेरा रिटर्न से आ गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
ये 6,34,956 मेरा रिटर्न से आ गया। ये पिछले सालों से चलता आ रहा था। मैं अभी आपको 90% वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी दिखा देता हूँ। सेल्स टैक्स आउटपुट रिवर्सल क्रेडिट नॉट नॉट एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। तो ये है, पहले ये आ रहा होता था कि आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया और कस्टमर ने उसको उस मंथ में एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो क्रेडिट नोट जो है वो रिटर्न हो जाता था और जो आपका फॉरवर्ड है इनपुट टैक्स उसको कम कर देता था। लेकिन अभी तो क्रेडिट नोट आप डाल ही नहीं सकते, तो इसका इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। तो ये जो कॉलम है इसका इम्पैक्ट अब नहीं आएगा। इनपुट टैक्स इनएडमिजिबल, सपोज आपने कोई ऐसी गुड्स खरीद ली जिस पे इनपुट टैक्स लॉ कहता है कि अलाउ नहीं है। जैसे आप बना रहे हैं जी कपड़ा और आप टेलीफोन पे क्लेम कर रहे हैं सेल्स टैक्स, तो क्यों कर रहे हैं भाई? वो आपकी एक्टिविटीज़ से पर्टेन ही नहीं करता। आप कपड़ा बना रहे हैं, चलें आप ट्रांसपोर्टेशन पे क्लेम कर लें, क्योंकि आपने जो गुड्स हैं या रॉ मटेरियल है उनको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। आप टेलीफोन पे तो नहीं ना क्लेम कर सकते, आप एंटरटेनमेंट पे नहीं क्लेम कर सकते। आप अगर आपने एसी लगा लिया है, आप उस पे क्लेम नहीं कर सकते। तो कोई भी जो चीज़ है जो बिल्डिंग से अटैच है, आप उस पे क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा आप प्लांट एंड मशीनरी पे क्लेम करेंगे, आप फोक लिफ्टर पे क्लेम करेंगे, व्हाट्सएवर। लेकिन जो भी चीज़ जो बिल्डिंग से अटैच्ड है, आप उस पे क्लेम नहीं करेंगे। एक्सेप्ट जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग है, जो आजकल वो टीन की छतें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उस पे आपको इनपुट टैक्स क्लेम हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है इनपुट टैक्स रिफंडेबल, तो मेरा रिफंडेबल कोई नहीं आ रहा, कैरी फॉरवर्ड ही आ रहा है सारा। आगे नेट परचेजेज एंड इनपुट टैक्स आ गया, ये मेरी नेट परचेजेज है, ये मेरा नेट इनपुट टैक्स है। नीचे चलता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी पे। आउटपुट टैक्स मेरा 234,783 ये ऊपर से आ गया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 90% रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लॉ अलाउ करता है कि आप इनपुट टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। तो 90% ऑफ आउटपुट टैक्स मेरा बन गया 234,783 का 90% लगेगा 211,305, और एक्चुअल इनपुट था मेरा 834,958। अब एक्चुअल इनपुट कैसे आया? ये मेरा फॉर द पीरियड था, ये देख लीजिए, और ये मेरा कैरीड फॉरवर्ड था। तो इन दोनों को मिला के मेरा बन गया 834,958। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मेरा इनपुट जो है एक्सेस पड़ा हुआ है, ओवर द पीरियड आ रहा है, तो वो ज़ाया नहीं होगा, वो अगले पीरियड्स में एडजस्ट होता जाएगा, या बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। तो मेरा इनपुट पड़ा हुआ है 834,958।